नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसे उसने नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आसान भाषा में कहें तो यूपीएस, एकीकृत पेंशन योजना। सरकार ने एक नई पेंशन योजना लाई है, जिसे उसने नाम दिया है एकीकृत पेंशन योजना। इसके पहले दो पेंशन योजना पहले से चल रही है, ओपीएस और एनपीएस। 1 अप्रैल 2004 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्हें ओपीएस मिलता है, और 1 अप्रैल 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई उनको एनपीएस मिलता है। सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई, जिसे उसने नाम दिया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे आप कहेंगे एकीकृत पेंशन योजना। आइए समझते हैं कि इन तीनों में मूल अंतर क्या है, जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या अंतर है और हमें किस पेंशन योजना में जाने पर फायदा होगा। देखिए, अगर हम पेंशन की बात करें, पेंशन में ओपीएस में 50% प्लस डीए मिलता है। जो अंतिम वेतन होता है, किसी कर्मचारी का जो अंतिम वेतन होता है, उस वेतन का 50% और महंगाई भत्ता जोड़कर उसकी पेंशन तय होती है। एनपीएस में पेंशन की कोई राशि तय नहीं है। एनपीएस पूर्णतया बाजार आधारित है। उस समय बाजार में जो आपके शेयर के दाम रहेंगे उसके हिसाब से आपकी पेंशन तय होगी। देखिए, पेंशन राशि निश्चित नहीं है, क्योंकि इसका भुगतान पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित बाजार लिंक्ड उपकरणों में किए गए निवेश के रिटर्न पर आधारित किया जाता है। जैसे उस समय रिटर्न रहेगा वैसे आपकी पेंशन बनेगी। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यूपीएस में जो भी हाल ही में सरकार लाई है, उसमें भी ओपीएस की तरह 50% प्लस डीए की बात सरकार द्वारा की गई है। जो आपका अंतिम वेतन होगा उसके मूल वेतन का 50% और डीए लगकर आपको पेंशन मिलेगी। फिर देखिए, पेंशन के लिए कर्मचारी का भुगतान की अगर हम बात करें तो ओपीएस में कोई भुगतान नहीं होता कर्मचारी के द्वारा। एनपीएस में 10% प्लस डीए होता है, कर्मचारी के मूल वेतन का 10%, और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़कर जितनी राशि बनती है उसको जमा करते हैं। जो कर्मचारी का मूल वेतन होगा और महंगाई भत्ता दोनों जोड़कर उसका 10% जमा होता है। यूपीएस में भी एनपीएस की ही तरह 10% और महंगाई भत्ते डीए की जिक्र है। जो आपको महंगाई भत्ता मिलता है उसको जोड़कर 10% जमा करना होगा। ग्रेच्युटी तीनों में मिलेगी, एनपीएस में, ओपीएस में और यूपीएस में भी। ग्रेच्युटी वह राशि है जो कर्मचारी 60 साल पर रिटायर होते हैं उन्हें मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा अब इसे 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ये कर्मचारी की कुल सेवा पर आधारित होगा। उसकी सेवा अगर कम होगी तो 25 लाख नहीं, कुछ परसेंटेज है उसके, उतनी ही मिलेगी। लेकिन इसका जिक्र तीनों में किया गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होता जो 62 साल की वर्ष आयु पूरी करके रिटायर होते हैं। अगर आप 60 में रिटायर होते हैं, अगर कोई शिक्षक ये कहे कि नहीं मैं 60 में रिटायर होऊंगा और उसका एक एप्लीकेशन दे, तो उसे भी ग्रेच्युटी का लाभ पूरा का पूरा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 62 साल की नौकरी करके रिटायर होता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो 2 साल अधिक अतिरिक्त सेवा करता है, 2 साल उसको अतिरिक्त वेतन मिलता है। आगे देखिए, परिवर्तित कोष की वापसी, ये वो धनराशि, आसानी से समझिए, जो कर्मचारी रिटायर होने पर पाता है। अगर हम ओपीएस की बात करें तो इसमें जीपीएफ के साथ पूरी राशि मिल जाती है। जो पैसा उसने जीपीएफ में जमा किया हुआ है, ब्याज लगकर, वो पूरा का पैसा इसको रिटायरी के समय मिल जाता है। हम एनपीएस में देखें तो कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर कुल धनराशि का 60% निकाल सकते हैं, 60% तक निकाल सकते हैं। अगर कर्मचारी चाहे तो 50% निकाले और 50% क्या करे, जो कि एक करमुक्त होगा, और शेष 40% पेंशन के लिए वार्षिकी में जमा कर सकता है, किया जाता है, एन्युटी में जमा किया जाता है। अगर वो चाहे तो 50 निकाले, 50 जमा कर दे, लेकिन 40 से कम नहीं जमा करना है। अपने 60 में से वो कम ज्यादा कर सकता है, इनका 40 फिक्स रहेगा। अगर हम परिवर्तित कोष की वापसी की बात यूपीएस में करें तो यूपीएस में इसका कोई जिक्र नहीं है, और यही इस पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें जीपीएफ की पूरी राशि मिल जाती है। एनपीएस में 60% मिल जाता है, 40% की एन्युटी बनती है। यूपीएस में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। कर्मचारी ये जान ही नहीं पाएगा कि जो उसने 10% अपनी पूरी सेवा के दौरान हर महीने जमा किया है, वह पैसा उसका कहां चला गया, ये जान ही नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ी कमी है। आगे देखिए, अगर हम जीपीएफ की बात करें तो ओपीएस में जीपीएफ अकाउंट होता है,
जो कर्मचारी ओपीएस वाले हैं उनको साल भर की एक जमा पर्ची मिलती है, इसमें उनको पता चलता है कि उन्होंने कितनी राशि जमा की है, पहले की कितनी राशि जमा थी और ब्याज लगकर अब कितनी राशि हो गई। यही जीपीएफ की राशि उनको जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एक मुश्त मिल जाती है। एनपीएस में जीपीएफ का कोई जिक्र नहीं है, यूपीएस में भी जीपीएफ का कोई जिक्र नहीं है। मुद्रास्फीति सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक की बात करें तो ओपीएस के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डीए में संशोधन से पेंशन में वृद्धि होती है। साल भर में 2 बार डीए लगता है, जनवरी में और जुलाई में। जब ये डीए लगता है तो इसी के अनुसार वो पुरानी पेंशन वाले हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, जबकि एनपीएस में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। एक निश्चित धनराशि फिक्स हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को 12,000 मिल रहा है तो 12,000 1 रुपया भी नहीं होता, वो 12,000 ही रहता है। जबकि यूपीएस में ओपीएस की ही तरह वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन के साथ पेंशन में वृद्धि होगी। जैसे ओपीएस में वृद्धि होती है वैसे यूपीएस में भी इन्होंने अपने ड्राफ्ट में रखा है कि इसमें भी पेंशन में वृद्धि होती रहेगी साल भर में 2 बार। आगे देखिए, पेंशन राशि, योगदान राशि। जो व्यक्ति पैसा जमा किया है, कर्मचारी जो पैसा अपना जमा किया है बैंक में, ये इसमें जीपीएफ के तौर पर या जो अपना 10% को कटवा रहा है हर महीने उसके तौर पर, तो जो योगदान राशि है वर्ष में 1 बार निकाली जा सकती है। जीपीएफ की राशि साल भर में 1 बार निकाली जा सकती है। एनपीएस में निकालने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसमें लंबी व्यवस्था है कि साल पूरे सेवा काल में 3 बार निकाल जा सकते हैं। कब कब? एक, बच्चों की पढ़ाई पर, दूसरा गंभीर बीमारी पर, और तीसरा अगर कोई विशेष परिस्थिति पड़ जाती है तो निकाल सकता है। उसका उल्लेख अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाएगा विशेष अवस्था में। एनपीएस यूपीएस में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप योगदान राशि को कैसे निकाल सकते हैं। ये इसका दूसरा सबसे नकारात्मक बिंदु है। पहले नकारात्मक बिंदु ये था कि जो कर्मचारी 10% अपना दे रहा है वो कैसे उसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये इसमें वर्णित ही नहीं है। दूसरा बिंदु ये है एक मुश्त भुगतान ओपीएस में नहीं होता, यूपीएस एनपीएस में भी नहीं होता। यूपीएस में इन्होंने कहा है कि प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि को मासिक परिलब्धियों मूल प्लस डीए का 1/10वां भाग होगा। इसी का वर्णन किया जा रहा है कि अगर आपकी 11 साल सर्विस होगी तो 6-6 महीने पर 1-1% पॉइंट बनेगा और आपको तब 22% मिलेगा। अगर 12 साल की सर्विस होगी तो 24% मिलेगा। अगर 13 साल की सर्विस होगी तो 26% मिलेगा। वही जोड़कर पूरा 25 वर्ष की सेवा पर जो सरकार ने कहा है कि हम 50% देंगे, वो 2-2% जोड़कर वहां पर 50% जाकर पूरा होता है। अगर आप वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, तब क्या होगा? वीआरएस की तिथि पर पेंशन के लिए योग्य, जो आप वीआरएस जब लेंगे उस समय आपकी जो मूल वेतन रहेगा उसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। एनपीएस में कर्मचारी को कम्यूटेड कार्पस, जो उसने और सरकार का मिलाकर जो जमा हुआ है उसकी राशि, क्योंकि कर्मचारी 10% जमा करता है और सरकार 14% जमा करती है। ये एम्प्लॉय जमा करता है और ये सरकार जमा करती है। इससे एक जो कार्पस बनता है उसका केवल 20% आपको मिलेगा, शेष 80% आपकी एन्युटी में डाल दी जाएगी। ऐसे जानिए कि अगर आपका 1 लाख जमा है तो 20,000 आपको मिलेगा और 80,000 रुपए जो आपके हैं वो आपकी पेंशन राशि में जोड़ दी जाएगी, उसी से आपको पेंशन दी जाएगी। यूपीएस में वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद ही पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं, उसके पहले पेंशन का कोई जिक्र नहीं है यूपीएस में, जैसे कि एनपीएस और ओपीएस में है। यूपीएस में वीआरएस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। न्यूनतम पेंशन, पुरानी पेंशन में 9,000 और उसके साथ साथ महंगाई भत्ता, ये न्यूनतम पेंशन है, इससे कम पेंशन नहीं मिलनी है। अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में न्यूनतम पेंशन का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बाजार पर आधारित है। बाजार के हिसाब से आपका जितना रिटर्न होगा उसके अनुसार आपकी पेंशन मिलेगी, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर हम यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की बात करें तो इसमें 10 वर्ष की आयु, अगर आपकी कम से कम 10 वर्ष की सेवा है तो आपको 10,000 रुपए प्लस डीए, 10,000 रुपए प्लस जो उस समय का डीए रहेगा वो जोड़कर मिलेगा। और 10 महीने की से पहले मृत्यु के मामले में न्यूनतम पेंशन के मामले में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, अगर नियुक्ति के 10 महीने के पहले मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की तो न्यूनतम पेंशन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये कम से कम पेंशन, आपकी सेवा कम से कम इतनी होनी चाहिए तो आपको 10,000 रुपए प्लस डीए मिलेगा कम से कम। इस समय अगर मौके पर मानकर चलें तो 10,000 रुपए वो और 50% डीए चल रहा है, जो उसका
जो धनराशि बनेगी, अगर मान लीजिए इसका ही 50% जोड़ेंगे तभी 15,000 रुपए न्यूनतम पेंशन राशि लगभग बनेगी। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो ऐसे मामले में कर्मचारी के परिवार को मूल वेतन का 60% या पारिवारिक पेंशन का 30% मिलेगा। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को मूल वेतन का 60% मिलेगा या पारिवारिक पेंशन का 30% मिलेगा। अगर जैसे वो नौकरी कर रहा है तो उसकी 60% पेंशन बनेगी, और अगर वो रिटायर हो गया है तो जितनी पेंशन कर्मचारी पा रहा है उसके परिवार को उसका 30% मूल वेतन की पेंशन मिलेगी। आगे देखिए, एनपीएस कहता है कि मृतक कर्मचारी की 60 वर्ष की सेवा की तिथि तक परिवार को ओपीएस अर्थात मूल वेतन का 50%, इसके बाद पारिवारिक पेंशन का 30% मिलेगा। ओपीएस में 60% मिलता है और एनपीएस में 50%, बाकी 30% दोनों में है। अगर कर्मचारी जैसे सेवानिवृत्ति के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को उसके रिटायरमेंट तक उसके वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगी, और 60 वर्ष के बाद उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन कम हो जाएगी और ये हो जाएगी पारिवारिक पेंशन का 30%। अगर हम इसी को यूपीएस में देखें, यूपीएस में पहले से ही फिक्स है कि पारिवारिक पेंशन का 30% मिलेगा। इस तरीके से हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खामियां हैं। अब ये कर्मचारी को तय करना है। जो 2004 के पहले वालों का तो तय है, उनको तो ओपीएस मिल ही रहा है। 2004 के पहले वालों का अर्थ उनसे है जिनकी भर्ती का विज्ञापन 1 अप्रैल 2004 के पहले जारी हो गया था, भले उनकी नियुक्ति उसके बाद में हुई हो। एनपीएस उनके लिए है जिनके भर्ती का विज्ञापन ही 1 अप्रैल 2004 के बाद जारी हुआ हो, नियुक्ति हुई है। ये सरकार की एक नई पेंशन स्कीम है जिसे उसने यूपीएस नाम दिया है। इससे कर्मचारी अध्ययन कर सकता है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है कि उसका फायदा एनपीएस में है या यूपीएस में है, और उसी के अनुसार वो अपने लिए एक पेंशन प्लान चुन सकता है।